वालेकुम अस्सलाम। हाल है कैसे सर? ठीक हैं है। निजामुद्दीन उस्मान साहब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? खैरियत से हैं सर? बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक जी। मैं निजामुद्दीन साहब तो अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगे ही करवाएंगे। मेरे से रहा नहीं जा रहा कि मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन करवाऊं। एसईओ में बहुत बड़ा नाम जी, ठीक है। और पाकिस्तान के टॉप 10 एसईओ एक्सपर्ट्स में अगर कोई मैं गिनता हूं तो मैं निजामुद्दीन साहब को उन टॉप 10 के अंदर ही गिनता हूं, ठीक है। क्योंकि इनका जी। बहुत काम है, इन्होंने इनकी यूट्यूब पे बहुत कमाल की ट्रेनिंग्स मौजूद हैं। ये खुद भी लोगों को सिखाते हैं, बनाते हैं, बस थोड़े से स्लो हैं। ये मैं इनसे थोड़ा सा खिला रहता है कि थोड़ा सा तेज हो, ठीक है। बस जी थोड़े से स्लो है, वो बस एक बात है, ठीक है। चले जी निजाम भाई, जी। ओवर टू यू। थैंक यू थैंक वेरी यू। मच थैंक जी। यू जी। मेरा नाम मोहम्मद निज़ामुद्दीन उस्मान है और मैं 2014 से एसईओ की फील्ड में, आईटी की फील्ड में इन हूँ। और मैंने बाकायदा 2017 में फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी। और मेरी लाइफ का जो आईटी का करियर है वो इस तरह से स्टार्ट हुआ था कि मैंने एक वेबसाइट बनाई थी बिजनेस डायरेक्टरी के हवाले से, जो कि 100% फ्लॉप रही। और मुझे वहाँ से कोई बिजनेस नहीं हुआ, कोई मैंने अर्निंग नहीं की। लेकिन उसके रिटर्न में मैंने दो चीज़ें सीख ली। एक वेब डेवलपमेंट सीख ली, जिसे मैं इजी कहूँ तो वेब डिज़ाइनिंग, बेसिकली कोडिंग मुझे भी आती थी, लेकिन इस लेवल की नहीं कि मैं वेब डेवलपर बन सकता, लेकिन मैं वेब डिज़ाइनर बन गया। साथ ही मैंने एसईओ भी सीख ली अपनी उस वेबसाइट से। तो उससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली वेबसाइट बनाने की और एसईओ करने की, तो मैंने उसको पिक कर लिया। उस दौरान मैं जॉब करता था। तो जॉब जितनी मेरी मंथली इनकम थी उतनी मैंने विद इन वीक जो है मैंने अर्न कर लिया थ्रू माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, जो कि वेब डिज़ाइन का था। तो ये मेरे लिए लाइफ का टर्निंग पॉइंट था कि मैं मेरे पास एक ऐसी स्किल आ चुकी है। हालांकि एक फ्लॉप बिजनेस जो मैंने ऑनलाइन किया उसकी जो मुझे फ़ायदा हुआ वो ये हुआ कि मैं एक स्किल मेरे पास आ चुकी थी। तो उसकी मदद से मैं ग्रो करता गया, बढ़ता गया, और मैंने बाकायदा एसईओ को चूज़ किया फाइनल। और एसईओ में मैंने अपना करियर बनाया और अपना सॉफ्टवेयर हाउस बनाया, टीम बिल्डअप की। और अब मेरे पास रिटेंशन के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं जिनकी मैं ईयर से सर्विस दे रहा हूँ, उनको एसईओ की सर्विस फराहम कर रहा हूँ। अगर कभी उनको वेब डिज़ाइन करवाना पड़े, अपनी वेबसाइट को रीडिज़ाइन करवाना पड़े, या न्यू वेबसाइट लॉन्च करते हैं, तो ये सर्विसेज भी मैं एडिशनल उनको ऑफर कर देता हूँ। तो ये थोड़ा सा मेरा इंट्रो था। और आज हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि हम अगर आप लोगों में कोई एसईओ के फील्ड में आना चाहता है तो एसईओ का स्कोप क्या है, एसईओ की अपॉर्चुनिटीज क्या है पाकिस्तान में या इंटरनेशनली, और एसईओ के हमारे पास चैलेंजेस क्या है, ये हमारा मेन टॉपिक है। इसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे कि अगर आप लोग कंफ्यूज हैं कि आप एसईओ की फील्ड में आना चाहते हैं तो आपको क्या क्या स्किल्स या क्या क्या आपके पास प्री स्किल्स होने चाहिए, या आप किन चीज़ों की आपको ज़रूरत है, या आप ये कंफ्यूज हैं कि एसईओ का स्कोप है फ्यूचर में पाकिस्तान के अंदर या नहीं है। तो इसकी तरफ आज हम डिस्कशन करेंगे। तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं आप लोगों को एसईओ का, कि जब मैं एसईओ की फील्ड में आया था तो उस वक्त 2014-15 की बात है। तो उस वक्त मेरे पास कोई मेंटोर नहीं था, मेरे पास कोई बाकायदा एसईओ स्किल को सीखने के लिए बाकायदा कोई ट्रेनिंग, क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर हाउस कह लें या एसईओ कंपनी कह लें, मार्केटिंग एजेंसी, आईटी कंपनी, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं था जब मैं इस फील्ड में इन हुआ। मुझे बस एक लक ये हुई कि मैंने एक लव सीखा वर्डप्रेस का, जो कि एक आईटी कंपनी ने मुझे बताया कि आपकी वेबसाइट जो है हम वो वर्डप्रेस में बना के देंगे। तो वहाँ से लाइफ जर्नी मेरी स्टार्ट हुई। मैंने गूगल किया, मैं गूगल बहुत अच्छी से कर सकता था, मुझे गूगल करने की स्किल जो है वो बहुत अच्छी थी। ये भी एक बाकायदा स्किल है। तो वहाँ से जो मुझे कोर्स मैंने बाय किया गूगल करके, वो एक उर्दू में कोर्स था, उसी के अंदर उन्होंने एसईओ भी सिखाई हुई थी। तो मतलब वो एक ऑन पेज एसईओ थी, कंप्लीट एसईओ नहीं थी। और सिंपल से बता दिया कि मेटा टाइटल क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, इंटरलिंक करना है, आउटबाउंड लिंक करना है, ये सिंपल से कुछ चीज़ें उन्होंने सिखा दी जो कि मेरी बेस बनी। लेकिन अगर हम बैकग्राउंड देखें एसईओ में, हमें इस पाकिस्तान के अंदर एसईओ की फील्ड के अंदर लोग इतना ज़्यादा इन नहीं थे, इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थे। इवन अगर मैं वली मोहम्मद को बताऊं तो मैंने उनको 2011-12 में कहीं सुना था कि ये एक एसईओ में बहुत पुराने पाकिस्तान में
जाने पहचाने ट्रेनर हैं जो सिखाते हैं एसईओ। यूडेमी पे इनका कोर्स पड़ा हुआ है और $1 में आप ले सकते हैं। ये 2011-12 की बात बता रहा हूँ। उस वक्त इस तरह से कोर्स हुआ करते थे और इक्का दुक्का लोग सिखाया करते थे, बताया करते थे। लेकिन आज के दौर में अगर आप लोग ऐसे सीखना चाहते हो तो यूट्यूब भरा हुआ है। यूट्यूब पे बेतहाशा कोर्सेज मौजूद हैं और इतना नॉलेज है, इतना नॉलेज है कि इंसान कंज्यूम नहीं कर पाता, उसको यूटिलाइज नहीं कर पाता कि मतलब आप ये देखिए कि समंदर है। तो आप लोगों को अगर आप लोग एसईओ में आना चाह रहे हो तो आप लोगों को, अगर आप इस बारे में भी कंफ्यूज हो कि आपका बैकग्राउंड डिग्री जो है वो क्या होनी चाहिए या आपकी जो डिग्री है वो क्या एसईओ कैरियर के लिए सूटेबल है कि नहीं है, तो इस हवाले से भी आप लोग ये सोचें, देखें कि मेरी जो डिग्री थी, मैं अपना आप लोगों को एग्जांपल दूंगा। एज अ एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने मौजूद हूँ कि मेरी जो बेस थी एजुकेशन की वो ई कॉमर्स थी। मैंने ई कॉमर्स के अंदर मैट्रिक भी ई कॉमर्स में किया और फिर मैंने आई कॉम और बी कॉम किया था। तो मेरी डिग्री बिल्कुल डिफरेंट थी, बैकग्राउंड मेरा बिल्कुल डिफरेंट था। और मैं आईटी में इन हुआ। आईटी में इन होने की वजह ये थी कि आई कॉम के अंदर कंप्यूटर का एक सब्जेक्ट था जो कि मुझे बहुत पसंद था और उससे मैंने काफ़ी कुछ बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर सीखी थी। तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ और मैं आगे आया। तो आपकी डिग्री जो है वो आपका बैकग्राउंड जो है, अगर आप लोग कंफ्यूज हैं कि फ्यूचर में आप लोग एसईओ स्किल में आते हैं तो डिग्री क्या ज़रूरी है, तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है ये। इसके लिए किसी भी किस्म की आपकी डिग्री है, किसी भी फील्ड में आप लोग एजुकेशन आपने हासिल की है या कर रहे हैं तो आप एसईओ कैरियर को चूज कर सकते हैं। इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों के लिए। बस आप लोगों को बेसिक इंटरनेट आना चाहिए कि इंटरनेट के ऊपर ब्राउजिंग कैसे होती है, डिफरेंट वेबसाइट्स की पहचान होनी चाहिए कि वेबसाइट्स कौन सी हैं, किस तरह की वेबसाइट्स होती हैं, जैसे कि ब्लॉग किस तरह का है, ई कॉमर्स वेबसाइट कैसी होती है, सर्विस प्रोवाइडिंग वेबसाइट्स कैसी होती हैं, और सर्च इंजन्स बेसिक क्या है। यानी आपको ये पता हो कि गूगल है, कोई बिंग है, कोई याहू है। इस तरह के दो चार आपको बेसिक इंफॉर्मेशन बस आनी चाहिए अगर आप लोग एसईओ में हो। अदरवाइज जहां आप अगर एसईओ का बाकायदा जब कोर्स करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो यूट्यूब फ्री है या कहीं पेड आप कोर्स करते हैं, तो यकीनन आपको वो ये बेसिक इंफॉर्मेशन भी देते हैं। लेकिन अगर आपकी ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी आपके पास मौजूद है तो आपको सीखने समझने में बड़ी आसानी होती है। और इसके अंदर आप लोग ये देखें कि अगर हम अपॉर्चुनिटीज की बात करें पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज एसईओ की बेतहाशा अपॉर्चुनिटीज है। हर मंथ आपको सैकड़ों की तादाद में जॉब्स जो हैं वो मिलती हैं, ऑफर हो रही होती हैं। अगर आप लोग लिंक्डइन के ऊपर मौजूद हैं तो लिंक्डइन के ऊपर बाकायदा जॉब्स ऑफर की जा रही होती हैं डिफरेंट कंपनीज की तरफ से। मेजॉरिटी कंपनीज जो हैं वो कराची की होती हैं जो कि ऑफर कर रही होती हैं एसईओ की जॉब्स वगैरह लिंक्डइन के ऊपर। और ये कोई तादाद कम नहीं है, बेतहाशा जॉब्स आ रही होती हैं। इवन लोग एज अ फ्रीलांस भी आपको हायर करते हैं लिंक्डइन के ऊपर। अदर कुछ जैसे रोजी डॉट पी के है, इस तरह की वेबसाइट्स के ऊपर भी जॉब्स आ रही होती हैं एसईओ की, एज अ एसईओ एक्सपर्ट आपको हायर करने के लिए। और आगे हम देखेंगे कि एसईओ की किस किस तरह की स्किल्स हैं, माइक्रो स्किल्स हैं जिसके ऊपर आप लोग ग्रिप कर लें तो आपको आसानी से जॉब मिल सकती है। लेकिन आप ये देखें कि जब आप एसईओ सीख लेते हैं या एसईओ के कोई एक पार्ट सीख लेते हैं तो उसके बाद आपको जो एसईओ की सर्विस आप फराहम करते हैं तो उसके लिए आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं या आपको जॉब मिल सकती है। एसईओ कंपनी बाकायदा आपको हायर कर सकती है। मार्केटिंग एजेंसीज के लिए एसईओ एक्सपर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा पिलर, एक मेन पिलर होता है। और उसके बाद आईटी कंपनी जो सॉफ्टवेयर वगैरह स्पेसिफिक इंटरनेशनल मार्केट में ऑफर करती हैं, ये कंपनीज भी एसईओ की वैकेंसीज जो है ऑफर करती हैं। यहाँ पे भी आप जॉब कर सकते हैं, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि लिंक्डइन है या फिर जैसे कि रोजी डॉट पिक है, इस तरह की वेबसाइट से आपको जॉब्स भी मिल सकती हैं आसानी से। उसकी वजह यह है कि अगर आप लोग अभी भी चेक कर लें तो अभी भी इस टाइम बहुत ज्यादा जॉब्स ऑफर हो रही होती हैं डेली बेसिस पे। यानी मैं कहने ये चाह रहा हूँ कि जॉब्स डेली बेसिस पे ऑफर हो रही होती हैं। अभी इस टाइम जितना क्राउड है, जितनी अवेयरनेस है एसईओ की, और लोग एसईओ सीख रहे हैं, नए नए कोर्सेज कराए जा रहे हैं बेतहाशा पाकिस्तान में। सॉरी फॉर इंटरप्शन निजाम भाई, अगर आप अगर आप कुछ स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं तो मैं आपको होस्टिंग राइट दे देता हूँ। आप आई थिंक सो आपके सामने कोई
स्लाइड्स अगर मौजूद हैं, ठीक है, अगर हैं तो मुझे बता दीजिए। सर मैं नहीं करना लेकिन चाहता अगर आप ऐसे भी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कोई इशू। जी जी स्लाइड्स नहीं स्लाइड है ना? नहीं नहीं स्लाइड नहीं है। चलें ठीक है, कंटिन्यू कंटिन्यू, कोई ऐसे। जी थैंक यू, ये सॉरी मैं सॉरी फॉर इंटरप्ट। सब कुछ मैं अपना जो मेरे पास नॉलेज है मैं वहां से बताता हूँ, बस मेरे पास कुछ की पॉइंट्स होते हैं। तो ये चीज है। अब अगर हम देखें, मैं कंटिन्यू करूंगा एसईओ स्कोप की तरफ और जॉब के हवाले से, या एसईओ का पोटेंशियल कितना है पाकिस्तान के अंदर। तो ये कुछ मैंने आपको ऐसी चीजें बताई हैं जहां आप एज अ जॉब आपको लाजमी कहीं ना कहीं आपको कोई हायर कर लेता है। अगर हम देखें एसईओ स्किल को प्रोफेशनल, अगर आप प्रोफेशन एज अ प्रोफेशन एसईओ के अंदर एक एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो आपके पास और अपॉर्चुनिटीज कहाँ कहाँ से मिल सकती हैं, आपके पास अर्निंग पोटेंशियल और कहाँ कहाँ से आ सकती है। तो उसके लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म मौजूद हैं जहां आप एज अ फ्रीलांसर अपनी सर्विस ऑफर कर सकते हैं, जैसे कि फाइवर है, जैसे कि अपवर्क है, freelancer.com है। और जो सबसे ज़्यादा एज अ न्यूबी मैं लोगों को सजेस्ट करता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को इवन सजेस्ट करता हूँ, वो ये है कि आप एफपी ग्रुप्स के अंदर जाके वहाँ से स्टार्ट लें। एफपी ग्रुप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल ग्रुप्स हैं। वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, जॉब ऑफर हो रही होती हैं, लोगों को इश्यूज आ रहे होते हैं और वो बाकायदा वहाँ पे पोस्ट करते हैं। उसमें ये होता है कि फर्स्ट क्या, एक पोस्ट किसी ने एफबी ग्रुप के अंदर किया तो वहाँ चंद ही घंटों के अंदर दर्जनों लोग, दर्जनों ऐसे एक्सपर्ट आप वहाँ पे बिड कर रहे होते हैं कि आप हमें हायर करें, आप हमें हायर करें। तो वहीं पे आप भी अपनी बिड कर सकते हैं। उससे दो फायदा होता है, जो मैं पर्सनली मैं खुद फायदा उठा चुका हूँ। वो ये होता है कि जब कहीं पोस्ट आती है फेसबुक ग्रुप के अंदर, बात भी आप भी कभी गौर करेंगे कि जब भी कोई पोस्ट आती है तो मैं वहां पे नीचे लिख देता हूँ कि शेयर योर प्रोजेक्ट डिटेल। तो मेरे साथ ये हुआ है तजर्बा कि 95% मुझे वो पोस्ट करने वाला हायर नहीं करता, बल्कि और लोग जो उस पोस्ट को देख रहे होते हैं वो वहां से देखते हैं कि कौन कौन एक्सपर्ट्स फील्ड में मौजूद हैं, और वहां से वो मुझे मैसेज करते हैं और मेरे पास प्रोजेक्ट आ जाता है। तो ये एक इनडायरेक्ट मेथड है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, और एफबी ग्रुप से बहुत ज़्यादा मैंने बिजनेस जनरेट किया है। एसईओ में आप लोगों के अर्निंग पोटेंशियल बेतहाशा है। फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर पे थोड़ी प्रोफाइल को एस्टेब्लिश करना और उसको रैंक करना, कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी हो, उसको मेंटेन करना ऑर्डर्स को, तो थोड़ा सा यूं समझ लें कि एक बाकायदा जॉब की तरह से है। लेकिन एफबी ग्रुप्स के अंदर ये तमाम चीजें आपको एज अ न्यू भी आपको इतना ज्यादा कॉन्शियस नहीं होना पड़ता, इतने ज्यादा रूल रेगुलेशन को आपको फॉलो नहीं करना पड़ता है जितना आपको इन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे करना पड़ता है। इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूँ, हाईली सजेस्ट करता हूँ कि एफबी ग्रुप्स आपके लिए सबसे बेहतर है। वहाँ पे आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी इंप्रूव होती है। वहाँ पे आपको ये अंदाजा होता है कि जो सर्विस क्लाइंट मांग रहा है वो आपकी नेटिव लैंग्वेज है, उर्दू में आपके साथ स्पीकिंग कर रहा है। वहां से आपको ये समझ आती है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, क्लाइंट क्या क्या सर्विस के अंदर क्या क्या चीजें मांग रहा है। इवन आपको कभी एज अ न्यू ये भी अंदाजा नहीं होता कि आप कितना चार्ज करें, या कभी कोई आपको अच्छा पे कर देता है, कभी कोई कम पे करता है। तो आपकी पूरी एक यूं समझ लें कि लर्निंग हो रही होती है, आपकी एक स्किल बिल्ड हो रही होती है, आपकी कम्युनिकेशन बिल्ड हो रही होती है, आपका जो एसईओ की स्किल है वो इम्प्रूव हो रही होती है, पॉलिश हो रही होती है लोकल क्लाइंट से इंटरेक्शन करके। तो इसलिए सबसे बेस्ट मैं मेथड जो आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ वो है एफबी ग्रुप्स। और उसके बाद अगर हम देखें कि अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि एसईओ फील्ड के अंदर आप आके तो आपको कितनी सैलरी मिल सकती है मिनिमम टू मैक्सिमम। तो इसके अंदर अगर आप मैं एक ओवरऑल आपको बताऊं कि एक साल से 3 साल तक आपका अगर एक्सपीरियंस है तो 50,000 से लाख रुपए तक मंथली आपको आसानी से जॉब मिल जाती है इस फील्ड के अंदर। और एसईओ के कुछ और भी फवायद हैं, अगर आप एसईओ सीख लेते हैं तो एसईओ के कुछ ऐसे फायदे हैं जो आप अपनी जात के लिए भी हासिल कर सकते हैं। फर्स्ट क्या, आप कहते हैं यार मैं एसईओ सीखता हूँ और मैं ऐसी सर्विस नहीं देता, मैं जॉब नहीं करता, लेकिन मुझे एसईओ से किस तरह से मैं फायदा उठा सकता हूँ। तो उसके लिए आपके पास दो तीन मेथड्स मौजूद हैं। पहला मेथड ये है कि आप अपना कोई ब्लॉग लॉन्च करें, कोई मैक्रोनिश ब्लॉग आप लॉन्च करें, रिसर्च करें और उसके ऊपर आप आर्टिकल लिखें, और वहां से गूगल एडसेंस की मदद से और गेस्ट पोस्टिंग की मदद से आप अर्निंग कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बेहतरीन पैसिव इनकम मेथड है। इसके अलावा आप अपनी ई कॉमर्स साइट लॉन्च कर सकते हैं, किसी भी किस्म के प्रोडक्ट्स के ऊपर आप
प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं और अपनी ही ई कॉमर्स वेबसाइट को जो आपने एसईओ सीखी है उसको बाकायदा एसईओ करके आप वहां से सेल जनरेट कर सकते हैं, रैंक करके ऑर्गेनिक ट्रैफिक इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये 2-3 मेथड है। या आप एसईओ की स्किल हासिल करके, जैसे मैं कर रहा हूँ कि एसईओ की स्किल हासिल करके मैं बाकायदा एसईओ की सर्विस दे रहा हूँ। आप अपनी वेबसाइट सर्विस की बनाकर भी ऑफर कर सकते हैं। तो अपनी मतलब एक होता है कि आप जॉब कर रहे हैं, एक ऑप्शन है आप फ्रीलांसिंग पे ऑफर कर रहे हैं अपनी सर्विस। तीसरा ऑप्शन था आप अपनी वेबसाइट बनाए, ब्लॉग बनाए। चौथा ऑप्शन ये है कि आप अपनी एसईओ एजेंसी बाकायदा खुद बना सकते हैं। आपको उसके लिए बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है अगर आप एफबी ग्रुप्स के अंदर अपनी एक्सपर्टीज बेहतर बना चुके हैं। तो ये कुछ अर्निंग पोटेंशियल थे एसईओ के स्कोप के अंदर। और अगर मैं आपको बाकायदा कुछ फिगर्स बता दूं कि एसईओ जब आप जॉब करना चाहें तो एज एसईओ अटर्नी आप लोगों को 10,000 से 20,000 तक आपको मिल जाती है सैलरी। मैं खुद पे करता हूँ अपने पास अटर्नीज को। और अगर आप एसईओ एग्जेक्टिव के लेवल पर हैं, यानी आपके मतलब वो अगर हम एसईओ अटर्नीज को काउंट करते हैं तो वो 6 मंथ से 1 साल तक की ड्यूरेशन में अगर आप हैं तो हम एसईओ अटर्नीज उसको कंसिडर करते हैं। और अगर आपकी स्किल जो है 1 से 2 साल तक है तो हम उसे एसईओ एग्जेक्टिव के तौर पे लेते हैं और 25,000 से 45,000 तक हम ऑफर करते हैं। मैं खुद भी इसी रेंज में सैलरी दे रहा हूँ अपने स्टाफ को। मेरे पास ज्यादातर एसईओ इंटर्नी और एसईओ एग्जीक्यूटिव हैं जिनका एक्सपीरियंस 1 से 2 साल तक है। और अगर आप सीनियर एसईओ हैं, आपका एक्सपीरियंस 4 साल तक है, 5 साल तक है, तो आपकी अर्निंग, आपकी जो सैलरी है, आपका जो जॉब है वो लाख तक आपको मिल सकती है। और अगर आप एसईओ की टीम को लीड कर रहे हैं तो वो आप 1.5 लाख से 2 लाख तक जा सकते हैं। तो मैं खुद एज ए एसईओ मैनेजर अगर मैं अपने आप को देखूं तो मैं 2.5-3 लाख तक चार्ज करूंगा अगर मैं कहीं पे भी जॉब करूंगा। मेरी एक्सपर्टीज इतनी है कि 4 से 5 साल, 6 साल, 7 साल, जितनी ज्यादा आपकी एक्सपर्टीज होंगी आप एज अ प्रोजेक्ट मैनेज करेंगे, एसईओ मैनेज कर सकते हैं। तो आपका इतना पोटेंशियल है कि आप 4 लाख तक आपको कराची में अच्छी एसईओ एजेंसीज पे करती हैं। ये वो सैलरी रेंज है जो कि इस टाइम चल रही है पाकिस्तान मार्केट के अंदर। अगर हम देखें कि एसईओ के अंदर स्पेशलाइजेशन अगर आप करते हैं, यानी मैं कहूँ मैंने अब तक जो बात की है वो एज अ कोर एसईओ की बात की है कि एसईओ के अंदर अगर आप आते हैं तो क्या है। अगर मैं इसको थोड़ा सा स्प्रेड आउट करूं तो इसमें आप लोगों के पास क्या क्या ऑप्शन है कि फर्ज किया अगर आप एसईओ में आते हैं और कहते हैं कि यार मैं सिर्फ ऑन पेज एसईओ ही मुझे अच्छा लगा है। एसईओ के कुछ पार्ट्स हैं बेसिकली, तो उसमें एक पार्ट ऑन पेज एसईओ का है। तो आप अगर समझते हैं कि मुझे बहुत अच्छा काम लग रहा है, मैं सिर्फ ऑन पेज एसईओ ही करना चाहता हूँ या ऑन पेज एसईओ की ही सर्विस देना चाहता हूँ, तो आप फिर ऑन पेज एसईओ के अंदर अपनी स्पेशलिटीज इंक्रीज करेंगे और अपनी जो है अपनी ये जो सर्विस है इसको पॉलिश करेंगे। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आप लेंगे। स्टार्ट में हो सकता है कि आप कुछ फ्री प्रोजेक्ट किसी को ऑफर कर दें ताकि आपका एक्सपीरियंस हो, आपकी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। इसी तरह नेक्स्ट स्किल जो है एसईओ के अंदर वो लिंक बिल्डिंग की है। तो अगर आप लिंक बिल्डिंग करना चाहते हैं, आपको अच्छा लगता है लिंक बिल्डिंग, तो आप लिंक बिल्डिंग एक्सपर्ट बन जाते हैं और उसकी सर्विस ऑफर कर सकते हैं। और एक नेक्स्ट सर्विस होती है जो कि बहुत हॉट सर्विस है, वो है एसईओ ऑडिट की। तो आप एसईओ का ऑडिट करके बाकायदा एसईओ ऑडिट एक्सपर्ट बन सकते हैं और इसकी भी अच्छी खासी सैलरी है। मतलब ये मैं आपको इन सब स्किल्स बता रहा हूँ एसईओ के अंदर जो कि आप एक्सपर्ट हो सकते हैं एज अ होल। अगर आप पूरी एसईओ को देखें तो कई साल लग जाते हैं। तो आप किसी एक एसईओ की सब निश को पकड़ लें, उसी को सीखें, उसी के अंदर अपनी एक्सपर्टीज बनाएं, उसी को पॉलिश करें, उस पर थोड़ा सा एक्सपीरियंस हासिल करें, तो आपको इन सब स्किल्स के ऊपर भी अच्छा खासा अर्निंग हो सकती है। आप फ्रीलांसिंग में भी अर्निंग हो सकती है, आपको जॉब में में मिल सकती है। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन होता है एसईओ में लोकल एसईओ आप कर सकते हैं। इसके बाद ई कॉमर्स एसईओ जो पहले मैं आपको बता चुका हूँ, और आउटरीच एसईओ है। अब आउटरीच एसईओ में मैं थोड़ा सा आपको मजीद एक्सप्लेन करना चाहूंगा। एक लाइव स्टोरी है। एक लाइव मेरा एक दोस्त था, 2017-18 की बात कर रहा हूँ। तो वो मेरे पास आता था, किसी वजह से हमारे किसी तरह हमारा फेसबुक पे कोऑर्डिनेशन हुई। वो मैंने उसको हायर किया अपने एक प्रोजेक्ट के लिए, क्लाइंट मेरे पास आया। तो उस वक्त मेरे पास इतनी एक्सपर्टीज नहीं थी, मैं सिर्फ ऑन पेज एसईओ करता था। तो मैंने उसको हायर किया कि यार ये प्रोजेक्ट है, इसको आप रैंक करके दो। तो बाद में मुझे पता चला कि उसकी एक्सपर्टीज सिर्फ और सिर्फ बैकलिंक है, आउटरीच है। वो आउटरीच करके बैकिंग बनाता है और उसके अलावा उसको अलिफ बे भी नहीं आता। मतलब ऑन पेज एसईओ और बाकी जो स्किल्स हैं वो उसको बिल्कुल नहीं आती।
तो उसके साथ किसी हद तक सलाम दुआ हुई, दोस्ती यारी हुई। तो वो अपनी उसी सर्विस को इनहेंस करता गया। ये मुल्तान में वो जॉब करता था, 35,000 रुपए उसकी सैलरी थी उस वक्त, 2017 में मैं बता रहा हूँ। तो उसको, उसके पास कोई 5-7 प्रोजेक्ट है, किसी एजेंसी के अंदर वो हायर था। तो उसको दुनिया में जाने का, एक्सप्लोर करने का बहुत शौक था, आगे बढ़ने का बहुत शौक था। तो 2018 की मिड में वो उसने कहा कि सर मैं जा रहा हूँ दुबई, वहां पे मेरा एक क्लाइंट था, उसके साथ मैं डायरेक्ट हो गया। उसने मुझे कहा कि तुम अपना पासपोर्ट भेजो, मैं आपको वीजा भेजता हूँ। तो वो डायरेक्ट बाहर चला गया और वहां पे वो उस कंपनी के लिए सिर्फ और सिर्फ आउटरीच करता रहा। तो उस वक्त उसकी सैलरी लगी 1,15,000 से 20,000, यानी 35,000 से डायरेक्ट वो 1,15,20,000 तक जंप कर गया। और वो मुझसे अपनी चीजें शेयर करा करता था फेसबुक ग्रुप के ऊपर। तो मैं उसे कहा करता था कि यार तू मत जा वहां पे, हम मिलके यहाँ सॉफ्टवेयर हाउस बनाते हैं, मिलके यहाँ पे करते हैं, और हम उतना कमा लेंगे जितना तू बाहर जाके कमा रहा है। तो वो मेरे, उसको मेरी बात के अंदर वजन नहीं महसूस होता था, क्योंकि उस वक्त मैं मंथली 20,000 25,000 इतना कमा रहा था, कोई अच्छा नहीं कमा रहा था। लेकिन मेरे पास मुझे खुद पे बिलीव था, मुझे ये बिलीव था कि जिस लाइन में मैं चल गया हूँ, चल पड़ा हूँ, इसका बहुत स्कोप है। मुझे अंदाजा कैसे हुआ? यही फेसबुक ग्रुप से, जब मैंने वहां देखा कि दुनिया इतना ज्यादा इन्वॉल्व है, इतना ज्यादा वहां अपॉर्चुनिटीज हैं, तो मैं फिर पीछे नहीं हटा, मैं बढ़ता गया, सीखता गया। तो मैं उसे अक्सर मैसेज किया करता था कि वापस आ जा, वापस आ जा, मैं इतना कमाऊंगा, हम इतना मिलकर कमाएंगे जितना तू वहां सैलरी ले रहा है। तो एक वक्त आया, 2019 की बात है, एक वक्त आया जब मैंने उसको मैसेज किया कि भाई मैं इतना कमा रहा हूँ, जितना मैं इससे डबल कमा रहा हूँ जितना तू वहां पे सैलरी ले रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मैं उससे कई गुना डबल कमा रहा हूँ, कई गुना ज्यादा कमा रहा हूँ यही पाकिस्तान में अपने घर में बैठ के। ये सिर्फ और सिर्फ एसईओ की कमाल है, एसईओ का स्कोप था इतना। और मुझे अपनी आप पर, अपने रब पर इतना भरोसा था कि जो मैं स्किल सीख रहा हूँ, जो मैं जितना मैं इसको टाइम दे रहा हूँ, कितना कंटिन्यूसली मैं इसको वक्त दे रहा हूँ, अपनी स्किल को इम्प्रूव करता जा रहा हूँ, तो मुझे इतना उम्मीद थी कि मैं इतना अच्छा कमा पाऊंगा। तो ये तो हमने डिस्कस किया कि एसईओ का स्कोप क्या था, अपॉर्चुनिटीज क्या है, सैलरीज क्या है। अगर आप फाइवर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो कितना कुछ आपको सीखने को मिलता है, कितना कुछ आपको अर्न करने को मिलेगा। तो कुछ इसके अंदर चैलेंजेस भी हैं एसईओ के, जो कि हमारा टॉपिक का हिस्सा है, जो मैं शेयर करना चाहूंगा यकीनन आप लोगों के साथ। तो एसईओ के चैलेंज जो हमें आते हैं, सबसे ज्यादा मेन चैलेंज क्या होता है कि जब भी कोई हमारे पास क्लाइंट आता है तो वो हमसे सबसे पहले ये बात पूछता है कि भाई आपने पहले कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, यानी अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस शेयर करो, या अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस वो शेयर करो जिस पे आप सक्सेस हुए हो, जिसके ऊपर आप कह सकते हो कि ये देखिए मैंने ये रिजल्ट जनरेट किए हैं। तो ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि गूगल की अपडेट्स की वजह से रिजल्ट्स, या गूगल सर्च इंजन की अपडेट्स की वजह से रिजल्ट जो है हर मंथ या हर वक्त एक जैसे नहीं रहते, कभी अप होते हैं, कभी डाउन होते हैं। ये हमारे पास हर वक्त एज एसईओ चैलेंज रहते हैं। और जब भी हमारे पास कोई नया क्लाइंट आता है तो वो हमसे ये चीज सबसे पहले डिमांड करता है। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए क्या किया जाता है? इस चीज को ओवरकम करने के लिए हम अपना जो एक्सपीरियंस है, मतलब ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, उसकी बुनियाद पर हम क्लाइंट को कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स दिखाते हैं कि यार ये प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर हम सक्सेसफुल रिजल्ट लाए हैं, और हमारे साथ ये क्लाइंट अच्छा चलता रहा। और हम उसको स्टैट्स भी शेयर करते हैं, जो कि रैंकिंग के स्टैट्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं गूगल सर्च कंसोल है या एचरेफ एक टूल है, उसकी मदद से हम उसको स्टैट्स शेयर करते हैं, ग्राफ शेयर करते हैं कि ये देखिए हमने इस पर वर्क किया, ये 100-200 ट्रैफिक मंथली थी, और ये देखिए हमने 5,000 10,000 50,000 तक ट्रैफिक मंथली लेकर आए हैं। तो कुछ हमें चैलेंजेस दरकार होते हैं एसईओ के अंदर जब हम एसईओ की फील्ड में आते हैं। लेकिन एज ए एसईओ न्यू भी आप लोगों को ये चैलेंज नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि स्पेशलिटीज जो है, आप अगर एसईओ के माइक्रो सर्विसेज के अंदर ले आते हैं तो वहां पे आपसे ये चीज रिक्वायर्ड, आपसे वहां पे ये चीज नहीं डिमांड की जाती। फर्स्ट क्या, ऑन पेज एसईओ की स्किल है, अगर आप ऑन पेज एसईओ एक्सपर्ट हैं तो कोई आपको ये नहीं कहेगा कि भाई मुझे रिजल्ट दिखाओ जो आपने ऑन पेज एसईओ के वर्क किया है, क्योंकि ये एक ऐसी माइक्रो स्किल है, ये बाकायदा खुद सिर्फ एक काम करने से कोई रिजल्ट नहीं जनरेट होता, इसके साथ और भी बहुत सारी एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं फिर रिजल्ट जनरेट होते हैं, यानी इसकी बुनियाद पर आपसे कोई रिजल्ट नहीं मांग सकता। इसी तरह लिंक बिल्डिंग है, इसी तरह वेबसाइट ऑडिट है,
इसी तरह लोकल एसईओ है, ई कॉमर्स एसईओ है। ये माइक्रो स्किल्स जो हैं, अगर आप इनके ऊपर अपनी एक्सपर्टीज ले आते हैं तो आपके पास चैलेंजेस कम होंगे कंपेयर टू एज अ एसईओ एक्सपर्ट, एज अ होल प्रोजेक्ट मैनेजर आपके पास चैलेंजेस ज्यादा होते हैं। और अगर हम चैलेंजेस को इस तरह से देखें कि आने वाले वक्तों में, यानी 2 साल, 4 साल, 6 साल में, आने वाले वक्तों में फ्यूचर के अंदर एसईओ के हमें चैलेंजेस क्या दरकार हो सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहला जो हमारे जहन में एक बात आती है वो ये आती है कि यार एसईओ का कंपटीशन बहुत है। यानी जैसे हम कहते हैं ना कि डॉक्टर्स का कंपटीशन बहुत है, डॉक्टर की फील्ड में बेतहाशा डॉक्टर हैं, हर कोई डॉक्टर बन रहा है, हर कोई इंजीनियर बन रहा है। इसी तरह हम इंटरनेट की फील्ड में आ जाए तो जिसको देखो भाई ग्राफिक डिजाइनिंग में, जिसको देखो डिजिटल मार्केटर बन रहा है, जिसको देखो एसईओ में जा रहा है। तो इतना ज्यादा कंपटीशन है, हम अपनी जगह कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए भी हमने एक जहन बनाना है कि एसईओ का जो इस टाइम हमारे पास स्कोप है, या एसईओ का हमारे पास फ्यूचर में हमारे पास जो चैलेंजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो इसमें हमने अगर अभी से काम स्टार्ट कर दें और किसी एक माइक्रो स्किल, जैसे मैंने आपको शेयर की, माइक्रो स्किल के ऊपर अगर आप अपनी एक्सपर्टीज बना लेते हैं, अपनी ग्रिप हासिल कर लेते हैं, तो एसईओ आपको कभी भूखा नहीं रहने देगी, आपको एसईओ हमेशा फायदा देगी और आप उससे हमेशा रिजल्ट, आप उससे हमेशा अर्निंग करते रहेंगे। क्योंकि जब से कोरोना वायरस का ये पेंडेमिक आया है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा बिजनेस ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हुए हैं। तो ऑनलाइन की तरफ जब शिफ्ट हुए हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बढ़ी हैं। और इसी तरह जितने भी फ्रीलांसर्स हैं, किसी भी कम्युनिटी के फ्रीलांसर हैं, किसी भी स्किल के हैं, तमाम के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हुई हैं। तो ये ऐसा काम है कि डिक्रीज की तरफ नहीं जा रहा बल्कि इंक्रीज की तरफ जा रहा है। लेकिन एसईओ को एज अ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम थ्रेट्स देखें क्या हो सकते हैं, सर्च इंजन की तरफ से थ्रेट्स देखें क्या हो सकते हैं, तो उसके ऊपर मैं चाह रहा हूँ थोड़ा बहुत हम रोशनी डालें। उसके ऊपर सबसे जो मेन चीज ऐसी आ रही है, गूगल जो है काम कर रहा है कुछ ऐसी चीजों के ऊपर कि जब हम कोई क्यूरी गूगल में सर्च करते हैं तो गूगल सिर्फ और सिर्फ एक रिजल्ट शो कराता है और वो गूगल का अपना होता है जाती। उसको हम कहते हैं गूगल जीरो क्लिक, यानी गूगल जीरो रिजल्ट। गूगल का एक अपना रिजल्ट आ रहा होता है और कुछ नहीं आ रहा होता। अगर गूगल इस चीज के ऊपर इम्प्लीमेंट करता है या सर्च इंजन इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारे पास काफी हद तक चैलेंजेस आएंगे फ्यूचर में, क्योंकि गूगल खुद से भी अपने प्रोडक्ट्स, हर डिफरेंट फील्ड्स के अंदर उसके अपने प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा ये चीज समझने के लिए है कि फ्यूचर में हमें इस चीज के ऊपर एज एसईओ एक्सपर्ट हमें थोड़े से चैलेंजेस आ सकते हैं। और कुछ ऐसे भी नेक्स्ट हम इस चीज को भी देखते हैं कि जब हम कोई भी क्यूरी सर्च की जाती है गूगल में, तो लाजमी नहीं होता कि वो जो क्यूरी सर्च की जा रही है उस क्यूरी के रिजल्ट में आप किसी भी उस क्यूरी को जब रिजल्ट आता है तो उसके ऊपर आप किसी भी रिजल्ट के ऊपर क्लिक करें। इसको हम कहते हैं जीरो क्लिक पेज। कि गूगल का कोई भी इसकी रेशो है, एक अब तक जो रेशो जो रिसर्च की गई है वो है 38%। यानी 38% तक जो गूगल में क्यूरीज सर्च की जाती हैं उनके ऊपर क्लिक्स नहीं होता, किसी भी पेज पे क्लिक नहीं होता। बस लोग आते हैं, सर्च करते हैं और उसके बाद वो चले जाते हैं। उसकी वजह कोई भी हो सकती है, लेकिन एक वजह मैं आपको ये बता दूं कि जो यूजर का इंटेंट होता है वो इंटेंट वहीं पे सर्च रिजल्ट के ऊपर ही पूरा हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि जीरो रिजल्ट, कि गूगल रिजल्ट दिखा देता है वहीं पर ही, रिजल्ट पेज के ऊपर ही, और लोग वहीं से देख लेते हैं। जैसे मैं कहूँ कि व्हाट टाइम इट इज, या मैं अगर कहूँ कि मैच चल रहा है तो मैच हम देखते हैं तो रिजल्ट गूगल मैच में दिखा रहा होता है। तो उस सूरत में कोई क्लिक नहीं हो रहा होता। तो ये एक रेशो है जो कि बढ़ती जा रही है, या एक अच्छी खासी रेशो है कि क्लिक नहीं होता। तो एसईओ के अंदर सबसे ज्यादा जो कामयाबी है वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक की बुनियाद पर होती है। तो उस ऑर्गेनिक ट्रैफिक को इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन ये जो 38% तक ट्रैफिक है ओवरऑल सर्च इंजन की, जो कि क्लिक ही नहीं करते किसी रिजल्ट के ऊपर, ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है, एसईओ को चैलेंज है। तो इस चीज को हम फ्यूचर में देखते हैं कि इसकी अगर रेशो बढ़ती है तो एसईओ की इंडस्ट्री को थोड़ा सा नुकसान है। उसके बाद जो चैलेंज आता है वो हर मंथ आप देख लें कि गूगल का अपडेट्स हैं,
हम चूंकि ज्यादातर एसईओ जो करते हैं गूगल के लिए करते हैं, गूगल रिजल्ट्स के लिए करते हैं, तो इसलिए मैं बार बार गूगल का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो गूगल एल्गोरिथम जो है वो चेंज होता रहता है, गूगल कोई ना कोई अपडेट देता रहता है। तो जब भी कोई गूगल की अपडेट आती है तो तमाम वेबसाइट्स जो हैं परेशान हो जाती हैं, या एसईओ एक्सपर्ट परेशान हो जाते हैं कि इसका क्या रिजल्ट होगा, क्या आउटपुट होगा। तो जो लास्ट अपडेट मई के अंदर आई थी वो मुकम्मल रोल आउट हुई है, तो उसका रिजल्ट ये है कि बेतहाशा वेबसाइट्स, छोटी छोटी या बड़ी से बड़ी वेबसाइट हिट हुई हैं और वो बिल्कुल जीरो पे आ गई है, मिलियंस की ट्रैफिक थी जीरो पे आ गई। तो गूगल की अपडेट्स हमेशा थ्रेट रहती हैं एसईओ के अंदर, और इन थ्रेट्स से बचने का तरीका कार होता है कि आप ऐसा काम करें जो कि गूगल की पॉलिसी के मुताबिक हो, रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक हो। मैक्सिमम ट्राई की जाती है कि उनको फॉलो किया जाए ताकि गूगल की आने वाली कोई भी अपडेट हो आपकी वेबसाइट या आपके क्लाइंट की वेबसाइट को हिट ना करे, उसको डी रैंक ना कर दे और पेनलाइज ना कर दे, नुकसान ना हो। तो ये एक थ्रेट है जो बहुत बड़ी सेकंड थर्ड नंबर पर है। इसके बाद जो थ्रेट आती है वो है मशीन लर्निंग, एआई। जितना ज्यादा एआई इस टाइम मकबूलियत हासिल करती जा रही है, वो एसईओ की फील्ड के अंदर भी एक किस्म का थ्रेट क्रिएट कर रही है। जैसे कि पिछले कुछ अरसे में कुछ टूल लॉन्च हुए थे कंटेंट राइटिंग के हवाले से, एआई टूल, और उन्होंने बेतहाशा मार्केट में अपनी जगह बनाई और बहुत ज्यादा कंटेंट राइटर्स की डिमांड भी किसी हद तक डिस्टर्ब हुई। और बहुत ज्यादा आप ये कह लें कि ऐसी वेबसाइट्स भी जनरेट हुई जो कि एआई बेस्ड कंटेंट के ऊपर बेस करती थी, रिलाय करती थी, और लास्ट गूगल की अपडेट के अंदर वो भी हिट हुई हैं। तो ये एक अलग मैटर है, लेकिन आप लोगों को ये समझना है कि एआई जो है वो भी फ्यूचर में आने वाले वक्तों में बहुत सारा काम अगर एआई के ऊपर शिफ्ट होता जा रहा है, तो हमें चैलेंज है कि एस एक्सपर्ट हमारी कुछ ना कुछ स्किल्स एक्सपर्टीज एआई के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगी। तो हमें इस चीज के ऊपर भी एज एक्सपर्ट, एज सीओ एजेंसी, हमने थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, नजर रखनी होगी कि ये चीज कैसे हमारी फील्ड को हिट करती है। तो ये तो था मेरी तरफ से आप लोगों के लिए कि हम लोगों ने एसईओ स्कोप को अंडरस्टैंड किया। हमने ये देखा कि अगर आप लोग एसईओ में आना चाह रहे हैं तो आपकी बैकग्राउंड डिग्री क्या होनी चाहिए, बैकग्राउंड में आपके पास स्किल्स क्या होनी चाहिए, एसईओ के पोटेंशियल क्या है, अर्निंग पोटेंशियल्स क्या है, सैलरीज किस रेंज तक होती हैं, और एसईओ के अंदर आपकी अगर स्पेशलिटीज हैं तो वो क्या क्या होती हैं, और उसमें आप किन किन चीज़ों को पिक कर सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से था इनपुट आप लोगों को। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो मैं नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स लूंगा। जी, मैं क्वेश्चंस हैं, मैं जल्दी से आपको रीड कर देता हूँ। एक भाई ने पूछा कि मेरे पास दिन में 4 से 6 घंटे होते हैं एसईओ सीखने के लिए, और मैं डीजी स्किल के 75 लेक्चर जो है ना मैं देख चुका हूँ, ठीक है, तो क्या इट इज इनफ? और मैं ऐड करूंगा ये क्वेश्चन कि लोगों ने अगर एसईओ सीखनी हो तो इज डीजी स्किल अ गुड प्लेटफॉर्म, या फिर आप कोई और भी सजेस्ट करेंगे लोगों को? जी सर, थैंक यू। इसमें ये है कि अगर आपके पास टाइम है तो आपने अपने उस टाइम को जो कंज्यूम करना है वो अपने एक पर्सनल ब्लॉग से स्टार्ट करें। आप एक अपना पर्सनल ब्लॉग बनाएं, बाकायदा उसको माइक्रो रिसर्च करें, एक ब्लॉग बना के, और उसके ऊपर अपनी स्किल्स जो आपने अब तक सीखी हैं डिजी स्किल से, तो उसको अप्लाई करें। तो सबसे ज्यादा जो आपका टाइम कंज्यूम होना चाहिए वो प्रैक्टिस के ऊपर होना चाहिए, अपनी अपनी जो स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए। तो उससे क्या होगा कि आप अगर 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ तक ये प्रैक्टिस करते हैं तो आपको जो भी सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करना आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, और उसकी जब आप रिजल्ट देखना शुरू करेंगे तो आप सर्विस भी ऑफर करना स्टार्ट कर लेंगे। जबकि दूसरी बात ये कि अगर आप जिस प्लेटफॉर्म की बात करें कि इस प्लेटफॉर्म से सीख रहा हूँ क्या वो इफेक्टेबल है, या किसी और भी प्लेटफॉर्म से अगर आप सीखते हैं कि क्या इफेक्टेबल है, तो मैंने जो प्रैक्टिस की पर्सनल, मैंने जो अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करूंगा। मैंने भी गूगल से डिफरेंट यूट्यूब से गूगल आर्टिकल्स पढ़ के स्किल हासिल की थी। जहाँ भी कोई इशू आता था तो यूट्यूब देख लिया, गूगल का जो आर्टिकल्स हैं वहां से पढ़ लिया, जो इंडस्ट्री के बड़े एक्सपर्ट हैं वो शेयर कर रहे होते हैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर अपने स्किल्स को, तो मैंने वहां से सीखा। अगर आप कहते हैं कि आप अपनी स्किल को पॉलिश करना चाहते हैं तो मैं ये कहूंगा कि इंडस्ट्री के जो टॉप 5 या टॉप 10 लोग हैं उनको आप फॉलो करें, और वहां से देखें कि कौन, फर्स्ट क्या मैं कहता हूँ कि टाइटल को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, तो देखें वो 4-5 लोग कैसे सिखा रहे हैं, उसमें से जिसका बेहतर मेथड लगता है आप वो स्किल उसको अडॉप्ट कर लें।
अगर आप कंपैरेटिव जाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं कंफ्यूज हूँ कि यार किसको हेल्प करूँ, तो स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन आप उनको देखें और उनसे सीखने की कोशिश करें। काइंडली एक दो के नाम ले दें। एक तो आपके नेथन गॉच बहुत ज्यादा फेवरेट है ना, है ना? यस, मैं सबको और मशवरा देता हूँ नेथन गॉश को आप फॉलो करें। नेथन गॉच, और इसके अलावा उसके अलावा सर एसईओ विद निजाम लिख लें। ये तो फ्रॉड आदमी है ना, इसको तो छोड़े। एसईओ निजाम, ठीक है। और सर इसके अलावा मार्केट में मैं सबसे ज्यादा जिनको रिकमेंड नहीं, नेल पटेल साहब को मैं नहीं करूंगा, मैं माजरत भी के नहीं साथ। करता, मैं भी नहीं करता नील पटेल। आप लोगों को तनवीर नाडला साहब को फॉलो करना चाहिए। तनवीर नाडला साहब, तनवीर नाडला साहब, ठीक है। उनका तो कोर्स बहुत महंगा है, अब हम क्या करें, है ना? ऐसा ही है, ऐसा ही है। ऐसे वो अगर चाहते बट हैं, ही विल बी प्रोवाइडिंग वैल्यू फॉर मनी, ये भी मैं yes, आपको बात बताऊं, अगर अगर नाडला साहब करवाते हैं ना, एग्जैक्टली he will एग्जैक्टली, be उसके providing अलावा value। अगर आप लोग ग्रेजुएट हैं, अगर आप लोगों के पास ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट है या ग्रेजुएट कम से कम है, तो फिर गवर्नमेंट के जो एक इदारा है एनएफटीपी, उसके अंदर भी कोर्सेज किए जा रहे हैं, इसमें कराए जा रहे हैं, एनएफटीपी, एनएफटी की, तो उसमें आप इनरोल हो सकते हैं और वहां हाँ, में भी बेहतरीन जो नेशनल है, फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात कर, वहां से आप एनएफटी, स्किल हासिल कर सकते हैं। तो ये एक ठीक है। बेस्ट मेथड है आपको एस स्किल। अच्छा, मैंने जो किया था, मैंने यूडेमी के कोर्स भी किए थे, बेतहाशा कोर्स किए, वहां से भी मैंने कोशिश की कि कोई ऐसी चीज रह ना जाए जो एसईओ में हो और मुझे ना पता हो, तो मैंने वहां से इस पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें सीखी। लेकिन जिस चीज ने मेरी स्किल को पॉलिश किया और मुझे इस काबिल बनाया जहां मैं आज हूँ, तो वो नेथन गॉश हैं, उनको मैं क्रेडिट देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है, और मैं शायद आपसे पहले भी ये क्वेश्चन किसी पॉइंट पे कर चुका हूँ, वो ये है कि यार आप जाते हो यूडेमी पे कोर्स करते हो, तनवीर साहब का भी कोर्स आप बेशक कर लो, या किसी भी इन्फ्लुएंसर का, आपका भी मैंने यूट्यूब पे तकरीबन 70 to 80% देखा है, बट एसईओ में इतना कुछ हमें नजर आता है, ठीक है, तो मैं ये इन्फर करता हूँ कि यार ये तो अकेले बंदे का काम नहीं लगता, ठीक है। यानी मैं पहले अपनी कंप्लीट कर लूं। यानी पहले मैंने निच रिसर्च की, कीवर्ड रिसर्च किया, फिर आर्टिकल लिखा, फिर उसको पोस्ट करना, एक बकायदा पोस्टिंग वर्डप्रेस के ब्लॉग पे करने के लिए ना आधा घंटा जरूर मांगती है, ठीक है, क्योंकि उसमें आपने टाइटल ऑप्टिमाइज करना, आपने वो लिखनी, क्या कहते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन उसकी लिखनी है, फिर आपने उसकी कैटेगरी सेट करनी है, फीचर्ड इमेज लगाना है, वगैरह वगैरह, उसकी रीडेबिलिटी, उसका एसईओ स्कोर, ठीक है, रैंक मैथ से या फिर उससे जिससे भी आप करके, ये आधा घंटा। फिर उसके बाद मुझे एक बैकलिंक्स का एक दूसरा नया स्यापा कड़मा शुरू हो जाता है, जो कि मुझे करना है, ठीक है। तो मैं इस नतीजे पे हमेशा पहुंचा कि यार ये तो अकेले बंदे का काम नहीं है एक ब्लॉग भी चलाना, आप जो कह रहे हैं पर्सनल। तो इसका मुझे आप ना हल बताएं कि क्या है, कि यार एक बंदा क्या ये वाकई कर सकता है, या इसको किस तरह से टीम किस तरह से मैनेज करनी चाहिए, कि यार ये चीज राइटर को दे दूं, ये चीज बैकलिंक्स इसको दे दूं, इसको आउटरीच दे दूं, ये सिस्टम क्या बनेगा इसका, ये बताएं। इसको मैं अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस रहा मैं वो शेयर करूंगा। उसमें ये देखें कि मैंने जब स्किल हासिल की ना, तो मेरी ज्यादा एक्सपर्टीज थी ऑन पेज एसईओ की तरफ। ऑन पेज से ही मैंने स्टार्ट किया था, टेक्निकल एसईओ से स्टार्ट किया था। तो 2018 मुझे अच्छी तरह याद है, 2018 में मेरे पास प्रोजेक्ट आना शुरू हुए एसईओ के मंथली बेस पे। तो उनको मैंने जो हैंडल किया, तो मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया, तो मैंने कहा कि यार मैं ऑन पेज एसईओ को बहुत अच्छे से कर लेता हूँ, टेक्निकल एसईओ भी करके दे दूंगा, प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मेरे पास प्रोजेक्ट 3 आ गए हैं और मुझे एक इंडिविजुअल हूँ और मुझे उन तीनों के ऊपर वर्क करना है, तो वो मेरे कई दिन लग जाएंगे। तो मैं बैकलिंक कब बनाऊंगा और बैकलिंक के रिजल्ट कब जनरेट करके दूंगा, तो मेरे लिए पेन थी। तो उस वक्त मैंने क्या किया कि एक नया फाइवर का अकाउंट बनाया दूसरे ब्राउजर में अपने लैपटॉप में, और वहां से फ्रीलांसर हायर किया $5 में। उसको कहा भी मुझे अच्छा, उसमें भी मैंने ये किया कि वो फ्रीलांसर था, वो कहता था कि मैं आपको कमेंट बैकलिंक दूंगा 50 $5 में। मैंने उसको कहा यार मुझे तो 50 ना दे, तो मुझे 10 दे दे, लेकिन निश रेलिवेंट हो। उसको मैंने वहां पे थोड़ा सा खुद से पॉलिश किया, मुझे जो सीखा था कि यार कचरा बैकलिंक नहीं लेने, मुझे कुछ अच्छे बैकलिंक लेने हैं। और उसको मैंने एक पूरी शीट बना के देता था नोटपैड की कि यार ये 3 प्रोजेक्ट हैं, इस प्रोजेक्ट के इस एंकर टेक्स्ट पे इतने बैकलिंक लगा दे, इस पे इतने लगा दे। तो वो मैं मंथली बेस पे, वीकली बेस पे मैं
हायर कर लेता था $15-20 देकर एक बैकलिंक प्रोवाइडर को फाइवर पे, और उससे मैं प्रोजेक्ट बैकलिंक लगवा लिया और पूरा मंथ मैं ऑन पेज एसईओ के ऊपर ही फोकस करता था, टेक्निकल इशू सॉल्व किया, आर्टिकल लिखवा के अप्रूव किया। तो मेरा जो मेथड था, मेरा जो एक सिस्टम था, मैंने इस तरह से बनाया हुआ था। तो जब मेरे पास वो तादाद बढ़ी ना प्रोजेक्ट की, 5 से 7 हुए, तो मैं वो हो गया, फुल हो गया यार अब क्या होगा। तो वहां पे मेरे अर्निंग भी आ रही थी माशाल्लाह, मैं 40-50 हजार, मतलब 10-12 हजार 15 हजार से बंदा स्टार्ट करे और 40-50 हजार पे पहुंच जाए, तो वो वक्त में बंदा उसको हैंडल करना, और मतलब उसको बहुत कुछ नजर आ रहा होता है। तो फिर मैंने अपने एक टीममेट को कहा, जो दोस्त था, डेवलपर एक था, उसको कहा यार मैं ना सॉफ्टवेयर हाउस बनाना चाह रहा हूँ, टीम ऐड करना चाह रहा हूँ, तो हमें कोई ऑफिस लेना चाहिए। तो हम दोनों ने मिलकर फिर ऑफिस बनाया। तो वहां पे मैंने फेसबुक पे पोस्ट की कि यार हमें टीम चाहिए। तो विद इन मंथ मेरे पास बेताश इंटर्नीज आ गए, और मैंने बाकायदा जो सीखा हुआ था ऑन पेज ऐसे सिखाना शुरू कर दी, बैकलिंक सिखाना शुरू कर दिया, और टीम से काम लेना शुरू कर दिया। स्टार्ट में इंडिविजुअल आपको खुद करना पड़ता है, अगर आपके पास बर्डन बढ़ गया आप हायर कर ले फ्रीलांसर, और जब उससे भी बढ़ता जाए तो आपके बाकायदा जब एजेंसी बनाते हैं तो आपके पास इंटर्नीज आने चाहिए, आपके पास बैठे, और हर एक को आप अलग अलग से काम टास्क डिस्ट्रीब्यूट कर दें और वो करें। करंटली मैं आपको बता दूं कि अपने इस जो 5-7 साल की जो मेरी जर्नी है एसईओ की, उसमें मैंने जो सीखा, मैंने 30 क्वांटिटी, मतलब 30 लोग तक मेरी टीम में शामिल हुआ करते थे। और उसमें मेरे पास प्रोजेक्ट क्या होते थे, 20-25 प्रोजेक्ट होते थे, जिसको हम 30 बंदे 35 बंदे हैंडल कर रहे होते थे, और फुल टाइम सुबह आए शाम दगाड़क लगे हुए हैं। सर पक गया है, टीम का भी सर पक गया है, बोर हो रहे हैं, क्या काम लगा दिया, और शफलिंग हो रही है। उस चीज को मैंने जो सीखा और मैंने मैनेज किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इस बार बार नेतन गौश को मैं क्रेडिट दूंगा। तो अब क्या होता है कि टेक्निकल एसईओ के लिए मैंने एक बंदा रखा हुआ है, वो तमाम प्रोजेक्ट की टेक्निकल एसईओ करता है, और उसमें मैंने लिस्ट बनाई हुई है कि ये चीजें होती हैं जिनको टेक्निकल हम देखना होता है। तो कोई भी प्रोजेक्ट आता है, हम उन तमाम टेक्निकल पॉइंट्स को ग्रो थ्रू करा देते हैं, जहाँ इशू सोल्व कर दिया, जो कि 2 से 3 दिन का काम होता है एक प्रोजेक्ट के लिए। तो एक बंदा डेडिकेटेड है, तमाम प्रोजेक्ट्स की टेक्निकल देखेगा, एक बंदा डेडिकेटेड है जो पूरे ऑन पेज एसईओ को देखेगा, और नया कंटेंट डल रहा है तो उसको ऑप्टिमाइज करेगा, वो फुल टाइम उसका ये काम है। और एक तीसरा बंदा बैठा है जो कि बैकलिंक्स को देखेगा, आउटरीच करेगा। तो 3 बंदे बैठ के ये काम करते हैं। एक ग्राफिक डिजाइनर है जो तमाम प्रोजेक्ट्स की ग्राफिक्स की जरूरियात को पूरा कर रहा है। तो 4 बंदे हैं जो इन तमाम चीजों को देख रहा हूँ, और 5वां मैं खुद हेड हूँ जो इन तमाम चीजों को मैं लेके चल रहा हूँ। तो बहुत बड़ी टीम की जरूरत नहीं है, मेरे पास अभी उतने ही प्रोजेक्ट हैं जो पहले हुआ करते थे, क्वांटिटी तकरीबन उतनी है, लेकिन मैंने टीम को ऑर्गेनाइज किया, चीजों को ऑर्गेनाइज किया, और कम लोगों में मैं उन तमाम चीजों को बेहतरीन हैंडल कर रहा हूँ। कंटेंट राइटर अलग है, अगर हमें जरूरत पड़ती है तो वो ऑनलाइन है, वो हमें ऑनलाइन ही अपनी आर्टिकल लिख के दे देते हैं, हम पब्लिश कर लेते हैं, तो वो एक एडिशनल वर्क है जो मैं इस टाइम कर रहा हूँ। तो इंडिविजुअली अगर आपके पास काम कम होगा तो आपने खुद से सारा कुछ हैंडल करना है, थोड़ा सा बढ़ेगा आप बैकलिंग के लिए किसी को हायर कर लें, और ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर आप अलग अलग हेड्स के अलग अलग बंदे हायर कर सकते हैं। ठीक है, चले, आई हैव 2 वेरी क्विक क्वेश्चंस। सबसे पहला मुझे बताएं, व्हाट इज योर क्राइटेरिया टू चूज द बेस्ट कीवर्ड? कीवर्ड को चूज करने के जो फिल्टर है ना, वो हम देखते हैं रिजल्ट्स की बुनियाद पे कि रिजल्ट क्या है। मतलब हम ये नहीं देखते कि इसका सर्च वॉल्यूम कितना है या कंपटीशन कितना है, हम उसका सबसे पहले नेचर ऑफ इंटेंट देखते हैं, तो इंटेंट के बाद रिजल्ट देखते हैं। एक होता है यूजर इंटेंट, एक होता है सर्च इंजन का इंटेंट, इन दोनों को समझना जरूरी है। जब आप गूगल में वो कीवर्ड सर्च करते हैं तो देखिए कि क्या वो कीवर्ड वीडियो बेस्ड तो नहीं है, उसका रिजल्ट में वीडियोस तो नहीं आ रही, क्या उसके रिजल्ट में इमेजेस तो नहीं आ रही, क्या उसके रिजल्ट में बुक्स तो नहीं आ रही, या ई कॉमर्स तो नहीं आ रही। वहां इंटेंट देख के हम देखते हैं, अगर वो हुआ इंटेंट, उसका ब्लॉग निच जो भी इंटेंट है व्हाट्सएवर, आप अगर वही इंटेंट है जो आप हासिल करना चाह रहे हैं, जो आपकी वेबसाइट है, तो गुड, वेल एंड गुड है। आपने सबसे पहला क्राइटेरिया देखना है रिसर्च इंजन का रिजल्ट में इंटेंट क्या है। उसके बाद आपने देखना होता है कि यूजर का इंटेंट क्या है, कि यूजर जो चीज सर्च कर रहा है और जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्या वो उस चीज को क्या कहते हैं फुलफिल कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और उसका कंपटीशन फिर हम ये देखते हैं, और यहाँ पर ठीक है, कंपटीशन हम देखते हैं कि जो वेबसाइट रैंक होके आ रही है, क्या आप एज अ न्यूबी आपका ब्लॉग वेबसाइट क्या वहां पे आ जाती है, यानी इतना आपकी वेबसाइट वहां पे स्पेस है कि नहीं है। वहां अगर स्पेस नहीं है, बड़े बड़े बिग वहां पे ब्रांड रैंक है, तो आपको थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इस चीज को हम
पहले इन दो चीजों को हम काउंटर करते हैं, फिर हम ये देखते हैं कि उसका सर्च वॉल्यूम कितना है, उसका कंपटीशन कितना है, और हमने ये भी देखना होता है कि वो उसकी नेचर ऑफ कीवर्ड क्या है, क्या वो इंफॉर्मेशनल है, क्या वो ट्रांजैक्शनल है, क्या वो सर्विस बेस्ड है। तो ये वो तो यूजर इंटेंट में हो गया ना, मतलब हम उसको फिर मजीद इन चीजों को मजीद हम देखते हैं, इन तमाम चीजों को हमने हर एक चीज को अलग अलग से हमने वेरीफाई करना होता है, और फिर उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर हम उसका कंटेंट जनरेट करते हैं और उसको फिर हम ऑप्टिमाइज करवा के रैंक करवाते हैं। तो इसमें हर प्रोजेक्ट की तो मुनासबा से ये डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं जो एज अ कंबाइन में आपको बता रहा हूँ। तो जनरली अगर मैं एक रूल ऑफ थंब पूछूंगी, कंपटीशन आप देखते हैं वहां पे पोजीशन हमारी बन सकती है कि नहीं बन सकती, आप क्या उनकी डोमेन रेटिंग को चेक करते हैं कि वहां पे कम डोमेन रेटिंग वाले मौजूद हैं, यानी 1 2 3 डीआर वाले अगर मौजूद है तो आप सोचेंगे कि हम भी वहां पे जा सकते हैं, इस तरह का कोई क्राइटेरिया आपका? हाँ जी, हाँ जी, कुछ इस तरह से। क्या है वो लेकिन क्राइटेरिया? मतलब उसमें ये है कि हम ये देखते हैं कि ऐसे ब्लॉग जो कि जिनकी बैकलिंक्स को देख लें कि अगर उनके बैकलिंक्स अच्छे बने हैं और उन्होंने कंटेंट डाला हुआ है, लेकिन बड़ी अथॉरिटी वेबसाइट नहीं है, अथॉरिटी वहां पे डिपेंड कर रही होती है, अथॉरिटी वेबसाइट नहीं है, यानी मैं कहूँगा 1000+ अगर उनकी रेफरिंग डोमेन है तो अथॉरिटी वेबसाइट है। और अगर वहां पर रिजल्ट में ऐसी वेबसाइट आ रही है जिनके रेफरिंग डोमेन जो है 200 400 है, तो वो अथॉरिटी वेबसाइट नहीं है, आप उसको रैंक कर सकते हैं। अगर 1000+ वेबसाइट है 10 की 10, तो फिर आप भूल जाएं, सही है, आपको 2-3 साल लग जाएंगे उसको रैंक करने में। बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त। अच्छा नो, ऐसा होता है कई दफा कि हमने चेक कर लिया है कीवर्ड को, उसका ऑल इन टाइटल भी देख लिया, ऑल इन यूआरएल भी देख लिया, ठीक है, बट इवेंचुअली जिस कीवर्ड के साथ हम रह गए हैं ना, उसका सर्च वॉल्यूम सिर्फ और सिर्फ रह जाता है 100, ठीक है। तो ये चीज बड़ी न्यूबीज को जो है ना डिस्करेज करती है कि यार मैं शुरू हुआ था 3-4 हजार सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड से, और ये करते करते मैं जो लैंड करता हूँ वो तो होता हूँ मैं आगे 100 वाले कीवर्ड पर, वो भी तब जब मैं को 2000 वर्ड का आर्टिकल लिखूंगा, ठीक है, और उसकी सर्च इंटेंट सिर्फ और सिर्फ 100 है। ये चीज बड़ी डिस्करेज करती है बंदे को। तो क्या हमें इसी तरह से काम करते रहना चाहिए? क्या इन छोटे छोटे कीवर्ड्स को उठा के चलते रहना चाहिए? इसके लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है आपके साथ। इसमें ना जब आप एज अ ब्लॉगर जब काम करते हैं तो आपको थोड़ा सा ना पहले माइंड सेट बनाना पड़ता है कि यार मैं नया एक ब्लॉग स्टार्ट करने जा रहा हूँ, मेरे पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है, मैंने अपनी स्पेस बनानी है और मुझे ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ मेरी स्पेस बन सकती है। तो स्टार्ट जब हम करते ठीक हैं है, तो कोशिश ये होती है कि ऐसे कीवर्ड्स को टारगेट किया जाए या ऐसे टॉपिक्स को टारगेट किया जाए जिनके ऊपर अभी तक कम लोगों ने लिखा है, कम लोगों ने कवर किया है, ताकि हमारी गूगल स्पेस बनाए, हमें कुछ ना कुछ दिखाना शुरू करे, रैंकिंग दे, कुछ ना कुछ ट्रैफिक जनरेट करे। तो जब फर्स्ट अटेम्प्ट पे कम से कम आप ये ध्यान में रखें कि 30 एक आर्टिकल आपको लिखने पड़ेंगे इस इंटेंट के ऊपर, इस सोच से कि हम अपनी स्पेस बनाएं, कुछ ट्रैफिक जनरेट करें, गूगल का ट्रस्ट बिल्ड करें। तो जब हम इस टारगेट को अचीव कर लेते हैं तो फिर उसके बाद हम उस तरफ जाते हैं कि जिनका सर्च वॉल्यूम भी ज्यादा हो, रेलिवेंट टू आवर निश, निश को नहीं छोड़ना, और जिनका सर्च वॉल्यूम भी ज्यादा हो और थोड़ा बहुत कंपटीशन भी हो, तो हम उनको जब उन टॉपिक्स को कवर शुरू कर देते हैं तो हमारे प्रीवियस आर्टिकल जो है वो हमारे इन न्यू आर्टिकल्स को सपोर्ट करते हैं, पुश करते हैं, और वो भी ऐसा ऐसा रैंकिंग होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये पूरी ब्लॉगिंग की एक साइकी है, पूरी ब्लॉगिंग की एक मिथ है जिसको हमने समझना है। जब तक आप इसको फॉलो नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट जंप करेंगे ऐसी जगह पर जहां आपको स्पेस भी नहीं मिलनी, आपकी जो टाइम है वो भी जाया होगा, अर्निंग भी जाया होगी, तो उसमें आपका फेलियर के चांसेस ज्यादा है। तो आपको पहले माइंडसेट बनाना है, मिथ समझनी है एसईओ की, ब्लॉगिंग की। ठीक है, ठीक है। सो आई हैव वन लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम सेशन को इंशाल्लाह वाइंड अप कर देंगे, यू विल बी द लास्ट स्पीकर। अच्छा, क्वेश्चन मेरा ये है कि इस वक्त कौन से बैकलिंक, किस किस्म के बैकलिंक्स जो हैं वैल्यूएबल हैं, जिन जो आप लड़कों को कहते हैं या ये बनाओ या किसी को हायर करते हैं कि ये करो, किन बैकलिंक्स का जमाना चला गया? यानी क्या अब आपकी बात से मुझे सुन के पता चलता है कि कमेंट बैकलिंक्स आपके लिए वर्क कर रहे हैं, या शायद पुरानी बात है? कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, बैकलिंक्स हमेशा नो फॉलो होते हैं, इनका कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। आप मुझे प्लीज बताइए कि किस किस्म के बैकलिंक्स पे हमें टाइम और पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, बस।
ताकि हमारी एनर्जी वेस्ट ना हो। जी जी, तो मैंने अपनी 2018 की एक्सपीरियंस शेयर किया था कमेंट बैकिंग जी के हवाले से, उस वक्त वर्क जी जी करते जी। थे। अभी ठीक है। करंटली जो हम काम कर रहे हैं ना, वो भी नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट पे है। तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर आपकी वेबसाइट ऐसी है जिसका फिजिकल एड्रेस है, जहां आपका फिजिकल एड्रेस है, ऐसा बिजनेस जिसका फिजिकल एड्रेस है, चाहे वो सर्विस बेस है, जी। चाहे वो ई कॉमर्स है, उसके लिए आपको ठीक बिजनेस है। डायरेक्टरीज लाजमी बनाना होती हैं उस कंट्री की ठीक है। साइटेशन के लिए। तो ये काम के लिए मैं साउंड्स अपनी गुड। टीम को कभी नहीं इन्वॉल्व करता। मैं हायर करता हूँ, $5-10 में अच्छे अच्छे बंदे बैठे हैं जो इस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, और वो बहुत जल्द बना के दे देते हैं, उनकी एक्सपर्टीज ही है। तो सबसे बेहतरीन ठीक है। आपका जो प्रैक्टिस होनी चाहिए वो आप हायर करें, क्योंकि इसमें टाइम भी लग जाता है। तो वो मैं भी यही करता हूँ कि हर आने वाला प्रोजेक्ट कम से कम 3 मंथ में उनकी साइटेशन के लिए हायर कर लेता हूँ $5-10 में, और मेरा काम हो जाता है। सेकंड होती है कि अगर नया प्रोजेक्ट है और उस कोई किसी भी किस्म का नया प्रोजेक्ट है, तो प्रोफाइल बैकलिंक्स मैं लाजमी बनवाता हूँ, जो कि मैं अपनी टीम से बनवाता हूँ, तो वो भी जरूरी है। और वो प्रोफाइल बैकलिंक्स ऐसी होती हैं जो कि इंडेक्सेबल होते हैं। ये हमने अब तक निकाल के रखे हुए हैं सालों का एक्सपीरियंस है कि कौन से प्रोफाइल बैकलिंक हैं जो जल्दी इंडेक्स भी हो जाते हैं और गूगल का ट्रस्ट भी बिल्ड हो जाता है। तो प्रोफाइल बैकलिंक्स जो है हर न्यू वेबसाइट के लिए जरूरी है, जो कि हम फर्स्ट 3 मंथ करते हैं नए प्रोजेक्ट के लिए। ये दो टाइप ऑफ बैकलिंक्स हैं जिनके ऊपर हम 3 मंथ काम करते हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स के हवाले से। जो हम रैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क करते हैं वो होते हैं गेस्ट पोस्ट, आउटरीच। तो अब तक जितनी भी हमारी प्रैक्टिस जाती है वो आउटरीच होती है, और वो पेड बैकलिंक्स होते हैं, फ्री नहीं होते। पिछले दिनों मैंने एक पोस्ट की थी, एक बंदे ने क्लेम किया था, किसी इंडिविजुअल ने मेरी सर्विस पे मेरे क्लाइंट को कहता कि ये आपका बंदा पेड बैकलिंक बना रहा है, तो ये जैसे आमिर खान की फिल्म आई थी रॉन्ग नंबर, तो ये रॉन्ग नंबर है। तो मैंने उस पर पोस्ट की थी कि क्या फ्री गेस्ट पोस्ट लेना या पेड गेस्ट पोस्ट लेना रॉन्ग नंबर है, या फ्री गेस्ट पोस्ट लेना रॉन्ग नंबर है। तो उसको इतना इल्म नहीं था कि जो फ्री गेस्ट पोस्ट मिलती हैं, चाहे उन पर ट्रैफिक हो, वो आपको बूस्ट नहीं देती। और ज्यादातर फ्री गेस्ट पोस्ट वाली वेबसाइट वो ऑफर करते हैं जो इंडियंस हो। और ऐसी गेस्ट पोस्ट वेबसाइट जो फ्री पे आप लोगों को ऑफर कर रही होती हैं, वो ऐसे कीवर्ड्स पे रैंक हो रही होती हैं जो कि निश रेलिवेंट नहीं होता, या वो ऐसी कंट्रीज में रैंक कर रही होती हैं जहां पे आपका कीवर्ड रैंक नहीं हो रहा होता। तो वहां से गूगल पागल नहीं है, बेवकूफ नहीं है, एचरेफ से सब कुछ पता लग जाता है। तो फ्री वेबसाइट जो गेस्ट पोस्ट ऑफर कर रही है, कोई फायदा नहीं है, उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। अब इवन अपना आर्टिकल जाया करते हैं, बर्बाद करते हैं। तो बेस्ट प्रैक्टिस जो है, जो मैं कर रहा हूँ, जिससे रिजल्ट निकल रहे हैं, वो है गेस्ट पोस्ट जो कि पेड है। हम $5, $10, $15, $20 कोशिश करते हैं नए प्रोजेक्ट को यहाँ से स्टार्ट करें। जब अपॉर्चुनिटीज खत्म होना शुरू हो जाती हैं, तो फिर हम हाई की तरफ जाते हैं, महंगी गेस्ट पोस्ट भी लेते हैं। और कुछ क्लाइंट होते हैं कि कहते हैं कि यार हम हाई गेस्ट पोस्ट चाहिए स्टार्ट से, तो वो फिर इतना पे भी करते हैं, $200-300 $500, तो हम पर गेस्ट पोस्ट इतना पे भी करते हैं। तो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है गेस्ट पोस्ट, जो कि आपको रैंकिंग भी दे रही है और फायदा भी हो रहा है। और ऐसी कुछ वेबसाइट्स होती हैं, क्लाइंट होते हैं, वो कहते हैं भाई हमें पीआर बैकलिंक चाहिए, या हारो मेथड के जरिए हमें निकाल के दो बैकलिंक। तो ये दो मेथड भी हैं जो गेस्ट पोस्टिंग में ही किसी हद तक आते हैं, आउटरीच में आते हैं। तो ये सबसे ज्यादा पोटेंशियल है, यही आपको रिजल्ट निकाल के दे रहे हैं, और दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट यही मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा कोई बैकलिंक, किसी भी किस्म का बैकलिंक फायदा नहीं है देता। और जो भी कहता है कि फायदा देता है, तो उसको अपनी एक्सपर्टीज को इम्प्रूव करने की जरूरत है। अब एक फर्ज क्या, एक आर्टिकल है जो सिर्फ अच्छे कीवर्ड की वजह से और ऑन पेज एसईओ करने की वजह से दूसरे या तीसरे सर्फ के ऊपर आ गया, ठीक है, इससे ऊपर ना वो हिलता है, ना वो ऊपर जाता है, ना वो नीचे जाता है, उसको कैसे हिला के पहले पेज पे लाया जाएगा? उसके उसकी जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन है ना, वो मैटर करती है वहां पे। आपने ये देखना होगा कि जो अच्छा। कंपटीटर आपका नंबर 1 पे है, 2 पे है, या 3 पे है, उसने ऐसा कैसा अट्रैक्टिव टाइटल बनाया हुआ है कि आप भी वैसी अट्रैक्शन पैदा करें, और आपकी सीटीआर बेस पे आपकी पोजीशन इंप्रूव होती है जब आप थर्ड फोर्थ पे आ जाते हैं। तो सीटीआर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है इस फेज पे आकर, कि आपकी वेबसाइट को गूगल प्रायोरिटाइज देके आपको ऊपर ले जाता है। जितने मर्जी बैकलिंक ले जाए बना ले, नहीं गूगल उसको रैंक करेगा। वहां पे रैंकिंग जो मिलती है, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, वो सीटीआर की बेस पर होती है। तो उसमें आपने थोड़ा सा साइंटिफिक एक एनालिसिस करना होता है कि क्या क्या मैटर कर रहा है, कौन कौन सा पॉइंट हिट कर रहा है इंटेंट की बुनियाद पे। तो आपको टाइटल और डिस्क्रिप्शन सही है। वैसे ऑप्टिमाइज करना है, लेकिन इसके अंदर इस चीज को खास तौर पर मद्देनजर रखना होगा कि अगर आप कोई भी मैनिपुलेशन करते हैं, कुछ भी चीज चेंज करते हैं टाइटल डिस्क्रिप्शन की, उसमें कीवर्ड नहीं चेंज होना चाहिए। अगर कीवर्ड चेंज हो गया तो आपकी रैंकिंग ड्रॉप हो जाएगी, तो यहाँ उल्टा फायदा की बजाय नुकसान हो जाएगा।
सही है, यानी टाइटल चेंज करें मगर कीवर्ड को वहीं का वहीं, कीवर्ड आगे पीछे हो जाए मगर हमें कीवर्ड को खराब नहीं करना, वरना वो डी रैंकिंग हो जाएगी। चलो सही है, ठीक हो गया। निजामुद्दीन साहब, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू, और बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का, आपने वक्त निकाला। ठीक है, आई होप सो आइंदा भी आपसे हम इंशाल्लाह सीखते रहेंगे। मैं इंशाल्लाह मुल्तान आऊंगा तो जरूर आपसे जो है ना चाय पी के मैंने जाना है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। तो जी हमारी ऑडियंस जो इतनी देर हमारे साथ रही 4-5 घंटे तक, ठीक है, आप लोगों की तशरीफ आवरी का जी बहुत ज्यादा शुक्रिया। ठीक है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का, और अभी भी हमारे इस डिस्क्रिप्शन के अंदर फेसबुक की लाइव स्ट्रीमिंग में अकाउंट्स की डिटेल मौजूद हैं। ठीक है, मोहम्मद नाफे के लिए आप सब लोग दुआ कीजिए, आप लोगों ने इस कार्य खैर में हिस्सा डाला। अल्लाह ताला आप लोगों को इसका अजर दे, और मेरे लायक कोई भी खिदमत हो किसी किस्म की तो डू लेट मी नो। ठीक है जी, दिस इज वन एंड ओनली योर्स Fahad Aslam Khokhar, the fibrologist. Thank you very much.